हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, स्टोरी में मज़ा आ रहा होगा। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग माय वीडियोस टू गिव द चैनल सपोर्ट। सो बहुत हो गई बातें। दिस इज़ द 5th एपिसोड ऑफ तो मेरा सुकून। सो लेट्स स्टार्ट द नरेशन। और सीन को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। बेकी ने फ्रीन को डीमन कह दिया था। वो बिना कुछ कहे नाराज सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेकी वहीं खड़ी थी जब उसने स्टडी के दरवाजे पर खड़े अपने नानू को देखा, जिनकी आंखों में थोड़ी सी शिकायत थी। थोड़ा सा मायूस हो गए थे वो बेकी से। उन्हें नहीं लगा था कि बेकी भी फ्रीन को वैसे ही देखेगी जैसे सब लोग देखते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो फ्रीन के अंदर छुपे हुए उस 8 साल के बच्चे को ढूंढ लेके उसे कंसोल करेगी। वो बस बेकी को देखते जा रहे थे, जो फिलहाल बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अपने खून फ्रीन से झगड़ा करके वो खुद भी बहुत हर्ट महसूस हो रही थी, पर उसके कानों में अब भी फ्रीन की कही वो बात गूंज रही थी। हाँ, हमारी ही गलती है। तुम्हें तो लंदन से बुलाना ही नहीं चाहिए था, वहीं पर ठीक थी तुम। इस बात ने बेकी को बहुत हर्ट किया था। इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर एडिसन ने उससे एक शब्द नहीं कहा और दोबारा स्टडी की तरफ बढ़ गए। वो वहीं खड़ी रही जैसे पूरी दुनिया में तन्हा रह गई हो। तभी अंकल अनंत, जो मेन एंट्रेंस से चलते अंदर आए थे, उसे यूं देखकर बोले, क्या हुआ बेकी, सब ठीक है? उसने तेजी से अपने आंसू साफ किए और उन्हें देखकर कहा, नहीं नहीं अंकल, सब ठीक है। उसने ये कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी जब अंकल अनंत की आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। इतना गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। सच कड़वा ही होता है। तुमने भी वही कहा जो उसकी असलियत है। वो वाकई में एक डीमन है। तो जितना हो सके उससे दूर रहो, क्योंकि डीमन कभी किसी को खुशी नहीं देते। वो बातें जो उसने फ्रीन से की थी, उनका मतलब अब उसे समझ में आया। उसने फ्रीन को कितना दुख दे दिया, कितना हर्ट कर दिया। वो यूं ही रोती हुई आंखों से मुड़कर अंकल अनंत को देखने लगी। वो उसकी साइड ले रहे थे, पर फ्रीन को डीमन कहना क्या ठीक था? उसके खून फ्रीन को? वो यूं ही थोड़ी देर उन्हें देखती रही। फिर अंकल अनंत ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें, ये तो रेगुलर बात है। हर दिन ये लड़का कोई नया तमाशा खड़ा करके रखता है। तो तुम इस बात को ज्यादा सीरियस मत लो। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जब बेकी की बात ने उनके कदमों को रोक दिया। आपने उन्हें डीमन क्यों कहा? अंकल अनंत ठहर गए और उसे देखने लगे। मैंने उसे डीमन नहीं कहा, तुमने उसे डीमन कहा। उन्होंने याद दिलाया तो लगा बेकी के दिल पर किसी ने जोर से घूंसा मार दिया हो। उसका दिल कर रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर रोए। उसने ये क्या कर दिया? गुस्से में उसने ये कैसे कह दिया? नहीं, गलत कहा था मैंने। खुनफ्रीन डीमन नहीं है, नहीं है वो डीमन। वो बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे, समझे आप? वो ये कहती, गुस्सा करती रोती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंकल अनंत हैरानी से उसे जाते हुए देखते रहे। अजीब लड़की है, पहले खुद ही उससे झगड़ा किया और अब मुझे सुनाकर चली गई। मुझे तो इन रोज रोज के तमाशों से सरदर्द होने लगा है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन दिखाया जाता है, जो अपने रूम में खुद को हक करके बैठा था। उसके आंसू तेजी से बहते जा रहे थे। अपने मॉम डैड को खोने के बाद वो बहुत मजबूत हो गया था। कभी ऐसे नहीं रोया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे? उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। ये दर्द इतना ज्यादा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इस शब्द डीमन की वजह से। पर ये शब्द तो उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसके अपने टाउन के लोग, तेपाकोन टाउन के लोग, आसपास के जो भी लोग उसे जानते थे, उन सबकी नजरों में वो डीमन ही तो था, सिवाय नॉब के और दादाजी के। सब लोग ही तो उसे डीमन पुकारते थे। तो फिर आज ये दर्द क्यों? शायद इसलिए कि जिस लड़की के मुंह से उसने ये शब्द सुने थे, उसकी जगह उसके दिल में बहुत खास थी। सबसे अलग थी वो उसके लिए, जिसकी आंखों की रोशनी सितारों से भी ज्यादा थी, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट
सूरज की किरणों से भी ज्यादा रोशन थी, जिसकी खुशी से वो खुश हो जाया करता था, जिसके आंसू उसके दिल को बेचैन कर देते थे। वो भी उसे डीमन कह रही थी। कितनी नफरत थी उसकी आंखों में फ्रीन के लिए, कितना गुस्सा था। वो नफरत, वो गुस्सा, उसके कहे हुए शब्द फ्रीन को अंदर तक तोड़ते जा रहे थे। पर वो फ्रीन सरोजा था, खुद पर काबू रखने वाला, अपने इमोशंस को अपने मकसद के रास्ते में ना आने देने वाला। खुद को समेटता वो खड़ा हुआ। उसने खुद को समेटा, वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और आईने में खुद को देखकर बोला, आज जितने आंसू बहाने हैं बहा ले, क्योंकि तेरी आंखें रोने के लिए नहीं बनी, किसी और को रुलाने के लिए बनी है। जितना रोना है रो ले मिस्टर सरोजा, क्योंकि बस आज ही की रात है जब तुझे ये दर्द महसूस करना है। कल से तू उस लड़की की आंखों में नहीं देखेगा जो तुझे कमजोर करती है। मत भूल कि तेरा मकसद क्या है। तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ टैपाकोन्स को खत्म करना है, बस। इससे ज्यादा और इससे आगे ना ही तू सोच सकता है और ना ही तुझे सोचने की इजाजत है। तो समेट खुद को, समझा? ऐसा लग रहा था जैसे फ्रीन अपने आंसुओं के लिए खुद को सजा देना चाहता हो। उसने जोर जोर से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। आईने में खुद को देखकर, खुद को मारकर उसके आंसू बहते जा रहे थे। वो खुद को सजा दे रहा था दर्द महसूस करने के लिए, बेकी की बातों से हर्ट होने के लिए, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि जब तक वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता, वो कभी नहीं रोएगा, कभी कुछ महसूस नहीं करेगा। किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया सिवाय उस एक लड़की के, जिसे देखते ही वो अपने बनाए हुए रूल्स को भूल जाता था। नेक्स्ट सीन में हमें खुन कुआ दिखाया जाता है, जो एंजाइटी में पूरी तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज जब उसे इन्फॉर्मर्स से पता लगा कि फ्रीन सरोजा की गाड़ी टैपाकोन हॉस्पिटल के सामने नजर आई है, तो उसकी दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। वो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचा। मेन एंट्रेंस से जैसे ही वो अंदर आया, चिल्ला चिल्ला कर प्लिंक का नाम पुकारने लगा। वो सब लोग उसे जानते थे। ये उनके हॉस्पिटल के ट्रस्टी और डॉक्टर प्लिंक के हस्बैंड थे। एक हेड नर्स ने आकर उन कुआ से कहा, मास्टर कुआ, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ी हैरान सी, घबराए हुए कुआ को देख रही थी। प्लिंक कहाँ है? वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। वो ठीक तो है? उसकी रोई हुई आवाज सुनकर हेड नर्स उसे देखने लगी। मिस प्लिंक तो कुछ घंटों पहले ही घर के लिए निकल गई। अब तो वो अपने घर पर होंगी। क्या अकेली? क्या वो अकेली गई है? कुआ ने परेशान होते हुए कहा। मोस्टली जब वो एक टाउन से दूसरे टाउन जाया करते थे, तब हैवी सिक्योरिटी और गनमैन उनके साथ होते थे, लेकिन प्लिंक इन सब से बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो उसके कहने पर खुन कुआ ने सिर्फ हॉस्पिटल तक उसे अकेले आने और जाने की इजाजत दी थी। पर आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था प्लिंक को ये इजाजत देने के लिए। उसका फोन नहीं लग रहा था। खुन कुआ की आंखें लाल होती जा रही थी। कितनी देर हुई है उसे यहाँ से निकले? खुन कुआ ने कहा, लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं, उस हेड नर्स ने बताया। वो दौड़ता हुआ दोबारा गाड़ी में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। वो दिल में ढेरों दुआएं मांग रहा था कि आज वो दोबारा अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। मिस्टर जॉय की फैमिली के साथ फ्रीन ने क्या किया, ये स्टोरी तो सब लोगों को पता थी। इस बात से उसका दिल बहुत डरा हुआ था, कहीं उसकी प्लिंक को वो जानवर कुछ कर ना दे। वो बहुत घबराया हुआ था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दिल की धड़कनें थी कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। यूं ही एंजाइटी में गाड़ी चलाता वो फाइनली टैपाकोन मेंशन में चला गया। मेन एंट्रेंस से चलता जब वो घर के अंदर आया, तो डाइनिंग रूम में मुस्कुराती हुई प्लिंक उसका इंतजार कर रही थी। एक खूबसूरत ब्लैक स्लीवलेस मैक्सी में उसके बाल बहुत खूबसूरती से बने हुए थे। बहुत अच्छे से तैयार होकर खून कुआ का दिया हुआ फेवरेट परफ्यूम लगाकर वो डिनर टेबल सेट कर रही थी
उन दोनों के लिए। पर सामने से जब उसने बेहाल कुआ को अपने करीब आते देखा तो वो हैरान सी हो गई। कुआ, कुछ हुआ है? सब ठीक है? उसने आगे बढ़ते हुए परेशानी से हुनकुआ को देखकर कहा। हुनकुआ ने झटके से उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मैं मैं बहुत डर गया था, वो रोते हुए कह रहा था। प्लिंग उसकी पीठ सहलाने लगी। इट्स ओके कुआ, इट्स ओके। देख लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके पास हूँ। हुनकुआ ने यह सुनकर उसे और टाइटली हग करते हुए कहा, वादा करो, वादा करो कि तुम हमेशा यूं ही मेरे पास रहोगी। प्लिंग ने मुस्कुराकर उसे और करीब करते हुए कहा, आप मेरे हस्बैंड हैं। पूरी दुनिया से लड़कर आपसे शादी की है। क्या अभी भी आपको यकीन नहीं मुझ पर? उसकी मुस्कुराहट को देखकर हुनकुआ का दिल सुकून से भर गया। उसने आगे बढ़कर प्लिंग के माथे को चूमा और फिर झटके से उसे करीब करके उसे पैशनेटली किस करने लगा। उस वक्त डाइनिंग रूम में सिर्फ प्लिंग नहीं थी, बहुत से दूसरे सर्वेंट्स भी थे। हुनकुआ को यूं देखकर वो सब लोग नजरें झुकाए वहां से निकल गए। प्लिंग ने उसे रोका नहीं, कुछ कहा नहीं। वो उसका साथ देने लगी। उसने अपनी उंगलियां हुनकुआ के बालों में चलाना स्टार्ट कर दिया और उसे अपने करीब कर लिया। वो काफी देर यूं ही उसे किस करता रहा, फिर उससे अलग हुआ और उसके हाथों को चूम कर बोला, तुम्हें पता है, आज प्रिंस सरोजा की गाड़ी हमारे हॉस्पिटल के पास आई है। ये सुनकर ही मुझे लगा कि मेरी जान निकल गई। तुम्हारा फोन, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मेरा फोन? प्लिंग ने सोच कर कहा, ओ, बैटरी डेड हो गई थी। क्या बताऊं, आज कितना अजीब दिन था। एनीवेज बेबी, आप पहले नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर हम दोनों मिलकर आपका बर्थडे केक काटेंगे। फिर मुझे आपको किसी के बारे में बताना भी है। किसके बारे में? खुनकुआ ने उससे पूछा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले फ्रेश अप होकर आइए, उसने खुनकुआ से कहा। वो मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जाते हुए कुआ को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसका चाहने वाला, उसका हस्बैंड उसे दीवानों की तरह प्यार करे। उसे इस वक्त अपना आप दुनिया की सबसे ज्यादा लकी लड़की महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराई और अपना मेकअप ठीक करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। और नेक्स्ट सीन में हमें दादाजी दिखाए जाते हैं। अपनी स्टडी में वो मिस फॉन के साथ बैठे थे। उनके सामने टेबल पर एक ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ था। मिस फॉन उन्हें डिटेल समझा रही थीं, लेकिन उनका सारा ध्यान आज बेकी और फ्रीन की हुई लड़ाई पर था। कितना गुस्सा था उन दोनों की बातों में। उन दोनों की आंखों से शोले निकल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहे थे। तुम्हें तो लंदन से लाना ही नहीं चाहिए था। फ्रीन के ये चुपते से लफ्ज और उस पर बेकी का कहना, आप डीमन हैं, यू आर अ डीमन। फ्रीन सरोजा, इस बात ने दादाजी को तोड़कर रख दिया था। वो हमेशा बेकी में एक रोशनी महसूस करते थे जो फ्रीन को उसके अंधेरों से निकाल लाएगी, एक खुशी जो फ्रीन की मायूसी को कम कर देगी। लेकिन आज वो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। फ्रीन के लिए जितने परेशान वो रहते थे, अब वो उससे कई ज्यादा परेशान महसूस कर रहे थे। तभी मिस फॉन ने उन्हें पुकारा, डैड, डैड क्या सोच रहे हैं? उनकी बात सुनकर मिस्टर एडिसन उन्हें चौंक कर देखने लगे। हाँ फोन, क्या कह रही थी तुम? सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, दादाजी ने कहा और मिस फोन उन्हें देखने लगी। डैड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है? मिस फोन ने पूछा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बस तुम कंटिन्यू करो। और फिर मिस फोन कंटिन्यू करने लगी। हॉस्पिटल के लिए सबसे अच्छी लोकेशन टाउन का दूसरा हिस्सा है जो साउथ की तरफ है। मिस फोन ने आईपैड दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं क्योंकि ये मेन टाउन के करीब है और सिटी से भी बहुत करीब है। तो यहाँ पर दवाइयाँ लेना ले जाना, एम्बुलेंस का आना, सब कुछ आसान है। लेकिन यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है, पानी का सप्लाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमें यहाँ तक पानी लाना है
तो हमें किसी भी तरह उसे तैपाकॉन्स की ज़मीनों से गुजार कर लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मिस वॉन ने कहा। मिस्टर एडिसन उस जगह को देखकर सोचने लगे। क्या ये आइडियल लोकेशन है? मिस्टर एडिसन ने पूछा। जी डैड, मिस वॉन ने कहा। लैंड क्लियरेंस मैं करवा दूंगा, अपने सारे सोर्सेस लगा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, बाकी चीजों को देखो। मिस्टर एडिसन ने कहा। यहाँ पर फार्मेसी होगी, दूसरी तरफ ओपीडी 24/7 की सर्विस रखनी है, इसलिए स्टाफ एटलीस्ट 100+ होना चाहिए और जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे उतना ही अच्छा है। मैंने अपने लंदन के कुछ दोस्तों से भी बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ पर आने के लिए कन्विंस कर सकें। डॉक्टर्स जितने अच्छे होंगे, लोगों का इलाज भी उतने अच्छे से किया जा सकता है। मिस वॉन उन्हें हॉस्पिटल की डिटेल्स दे रही थी। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मिस्टर एडिसन ने सीधा सवाल किया। अगर जैसा सोचा है हमने वैसा हुआ तो नेक्स्ट समर तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, मिस वॉन ने कहा। और मिस्टर एडिसन मायूसी से उन्हें देखने लगे। नहीं वॉन, बिल्कुल नहीं। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन किसी भी सूरत में इस हॉस्पिटल को इसी साल कंप्लीट करो। मिस वॉन उन्हें देखने लगी। वो जानती थी कि मिस्टर एडिसन ऐसा क्यों कह रहे हैं। डैड, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे से हर मामला हल नहीं हो सकता। हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, कंस्ट्रक्शन और बहुत कुछ, लैब इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, और वो सब आने में बहुत वक्त लगेगा। डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं करने की कोशिश करूंगी, मिस वॉन ने कहा। तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वर्टित चंकीमा के नाम का हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर इंसान का अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। मैं अपने बेटे के नाम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। तुम जानती हो, तुम्हें इतना रिक्वेस्ट करके लंदन से मैंने क्यों बुलाया है। इसे जल्द से जल्द पूरा करो फोन, क्योंकि मेरे पास शायद अगले समर तक का भी टाइम नहीं है। वक्त मेरे हाथों से तेजी से फिसलता जा रहा है और मैं मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक काम तो कर लेना चाहता हूँ। उनके ये कहने की देर थी कि मिस वॉन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मिस्टर एडिसन को झटके से गले लगा लिया और रोने लगी। डैड, आप ये कैसे कह सकते हैं? लास्ट स्टेज पर होने के बावजूद लोग साला साल जिंदा रहते हैं, तो आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हैं? मैंने आपको कभी इतना कमजोर नहीं देखा। ये कहते हुए वो रो रही थी। मिस्टर एडिसन ने प्यार से उनके बाल सहलाते हुए कहा, फोन, ये दुनिया की रीत है। जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है बेटा। हम जिनसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर सांस उनके साथ गुजारें, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। बहुत से मेरे अधूरे काम हैं जिन्हें मैं वक्त पर पूरा नहीं कर सका। अगर अपनी जिंदगी में मैं उन्हें वाकई पूरा ना कर सका तो मैं वो तुम्हें सौंप कर जाना चाहता हूँ मेरी बेटी। मिस फोन रोती हुई आंखों से उन्हें देखने लगी। ऐसा मत कहिए डैड, मैं पहले ही रॉब और भाई को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा टूटी हुई हूँ, और आप तो मेरी बैकबोन हैं। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? वो फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी। मिस्टर एडिसन ने मुस्कुराकर उनका माथा चूमते हुए कहा, तुम तो नसीब वाली हो फोन, जो अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखोगी। पर मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपने जवान बेटे की लाश को कंधा दिया था। वटित की नाराज सी आवाज अब रातों को मेरे कानों में गूंजने लगती है। वो नाराज है मुझसे क्योंकि मैं उसके फ्रीन का वैसा ख्याल नहीं रख सका जैसा वो रखना चाहता था। फ्रीन ने 8 साल की उम्र में अपनी हंसी खो दी और अपना बचपन खो दिया। मैं चाह कर भी उसे उसका बचपन वापस नहीं दिला सका फोन, जिसने मेरे फ्रीन को एक सख्त पत्थर बना दिया। कोई भी उस पत्थर के पार नहीं देख पाता, वरना उसका नर्म डरा हुआ दिल देख पाता। सब लोग उसे डीमन कहते हैं, उसे सख्त कहते हैं, जालिम कहते हैं, पर सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो तो खुद विक्टिम था। उसने जो सहा, उसने
मेरे फ्रीन की जिंदगी को कड़वा कर दिया। फोन, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अगर मैं अगली गर्मियाँ ना देख सका तो उसके बाद मेरे सारे अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। तुम फ्रीन को सपोर्ट करना, जैसे वर्टित ने तुम्हें सपोर्ट किया था, उससे वैसे ही हौसला देना जैसे वर्टित तुम्हारा हौसला बना था। आनंद से कह देना कि अपने बूढ़े बाप को माफ कर दे। शायद मेरे मरने के बाद ही सही मुझे मेरा दूसरा बेटा भी वापस मिल जाए। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मिस फोन ने उन्हें झटके से गले लगा लिया। डैड, आप हिम्मत रखिए। सिर्फ अगला समर नहीं, अगले बहुत से समर हम एक साथ देखेंगे। मिस्टर एडिसन मुस्कुरा कर बोले, तुम तो एक डॉक्टर हो और फिर भी ऐसे रो रही हो। मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मत वाला समझता हूँ। अपने प्यार को खोने के बाद जिस तरह तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और अकेले उनकी परवरिश की, तुम एक मजबूत औरत हो और इस बात पर मुझे नाज है कि मेरी बेटी इतनी मजबूत है। बस तुम मेरे फ्रीन का ख्याल रखना। वादा करो कि तुम मेरे फ्रीन का हमेशा ख्याल रखोगी। बट डैड, इसकी ज़रूरत नहीं है, मिस फोन ने हिचकियां लेकर रोते हुए कहा। चलो, इस बूढ़े का हौसला बढ़ाने के लिए सही मुझे ये वादा दे दो। और मिस फोन ने उनके हाथ पर हाथ रखकर उन्हें वादा दिया कि वो हमेशा फ्रीन को सपोर्ट करेंगी, उसका साथ देंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। बेकी तेजी से सीढ़ियां उतरकर जब मेन हॉल में गई तो डाइनिंग रूम में उसे कोई नजर नहीं आया। वो चलती जब डाइनिंग रूम के अंदर गई तो डाइनिंग रूम बिल्कुल खाली था। सब लोग नाश्ता करके जा चुके थे और मिस्टर टेन खाली बर्तन उठा रहे थे। तभी उसे मेन एंट्रेंस से अंदर आते हुए अपने नानू नजर आए। बेकी, उठ गई? वो मुस्कुराकर उसे देख रहे थे, हमेशा की तरह उसे ग्रीट कर रहे थे। कल वाला गुस्सा उनके चेहरे पर कहीं पर भी नहीं था। उन्होंने आकर बेकी को हग किया, हमेशा की तरह उसके फोरहेड पर किस किया। उठ गई मेरी प्रिंसेस? उन्होंने प्यार से कहा। यस यस नानू। आप बताइए, आपने आज इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया? बेकी ने कहा। वो जोर से हंसकर बोले, जल्दी? 11 बज रहे हैं, 11। हम सब तो सुबह 8 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुम शायद बहुत थक गई थी, इसलिए टाइम पर नहीं उठ पाई। बट दैट्स ओके। अब अपने नानू के पास बैठकर नाश्ता करोगी? मिस्टर एडिसन ने प्यार से पूछा। बेकी ने हाँ में सर हिलाया। वेरी गुड। तो ऐसा करता हूँ, तुम्हारा नाश्ता अपनी स्टडी में लगवा देता हूँ। तुम नाश्ता भी करना और साथ साथ नानू के साथ चेस भी खेलना, ठीक है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और बेकी ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वो दोनों मिस्टर एडिसन की स्टडी में बैठे थे। मिस्टर एडिसन और वो चेस खेल रहे थे। तुम्हें पता है बेकी, शतरंज इंसान की जिंदगी की तरह होती है। ये प्यादे जिन्हें तुम देख रही हो, लगता तो है ये कि सीधे चल रहे हैं, पर अगर प्यादा करीब पहुंच जाए तो बादशाह को मात दे सकता है। ये कहते हुए उन्होंने एक प्यादा चलाकर बेकी को चेकमेट कर दिया। वो मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी। ये गलत है, आपने चीटिंग की है, उसने मुंह बनाकर कहा और उसके नानू जोर से हंसने लगे। अच्छा, तो फिर गेम को दोबारा रीसेट करें? बेकी ने हाँ में सर हिलाया और गेम दोबारा से रीसेट हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आराम से रीसेट कर लेते हैं, पर हर चीज ऐसी नहीं होती। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से टोस्ट पर बटर लगाकर बेकी को अपने हाथ से खिलाने लगे। बेकी उनके हाथ से ब्रेड खाने लगी। वो समझ रही थी कि ये किस बारे में है। कल जो भी उसने फ्रीन को कहा, उसके लिए वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। पहले ये स्लाइस खत्म करो, दूसरा गेम बाद में स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए मिस्टर एडिसन ने एक ग्लास में ऑरेंज जूस डाला और बेकी के सामने कर दिया। और इसे भी फिनिश करो, कम ऑन गुड गर्ल, उन्होंने ये कहा और वो मुस्कुराकर ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया। एक सर्वेंट ने आकर वहां से सारे बर्तन उठाए। उसके बाद वो और उसके नानू, सिर्फ वही दोनों उस कमरे में थे। जब बेकी ने धीमी आवाज में पूछा, नानू, आप कल के लिए मुझसे नाराज हैं? उन्होंने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम प्रिंसेस हो, मेरी जान हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ?
हाँ, पर कल मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं समझता था कि तुम लोगों की पर्सनैलिटी के पार जाकर उनके दिल में झांक सकती हो, पर यह शायद मेरा एक गलत अंदाजा था। ये कहते हुए मिस्टर एडिसन का चेहरा कल की तरह दोबारा मायूस हो गया। बेकी ने सर झुकाकर कहा, आई डिडंट मीन दैट नानू। एक्चुअली जब मैं चैंगमई से घर आ रही थी तो एक टैक्सी ड्राइवर के मुंह से मैंने कुनफ्रीन के लिए ये बातें सुन ली और कल गुस्से में मैंने गलती से वही बातें उन्हें कह दी। मिस्टर एडिसन ने बड़ी गौर से उसकी बात सुनी, फिर प्यार से उसके बालों को सहला कर बोले, असल मसला भी यही है बेकी। तुमने किसी आउटसाइडर की बात से फ्रीन की पर्सनैलिटी को जज किया और वही चुपते हुए लफ्ज उसे वापस लौटा दिए। ये कोई और करता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये तुमने कहा था, इसीलिए मुझे और फ्रीन को बहुत तकलीफ हुई। उन फ्रीन को तकलीफ हुई? ये सुनकर उसकी आंखें लाल होने लगी और वो अपने नानू को देखने लगी। फ्रीन कैसा है ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम तो हम सबसे बेहतर उसको जानती हो। उसकी बचपन की दोस्त हो ना? बेकी ने दोबारा सर झुका लिया। पिछले कई सालों में उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, तो फिर वो कुनफ्रीन की सबसे अच्छी दोस्त कैसे है? दादाजी ने उसे करीब करते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। कभी कभी हम अपनों का दिल दुखा देते हैं कुछ ऐसी बातों से जो हम सच में नहीं करना चाहते। अगली बार अगर तुम फ्रीन को कुछ कहो तो पहले ये जरूर मेक श्योर करना कि क्या वो वैसा है भी। किसी और की बातों में आकर उसे जज मत करना। और जिस तरह से हमने ये चेस बोर्ड रीसेट कर दिया है, तुम अपना और फ्रीन का चेस बोर्ड भी रीसेट कर दो। एक नई शुरुआत करो सॉरी के साथ, और इस बार फुली डिटर्मिन्ड होकर, ठीक है? मिस्टर एडिसन ने उसे प्यार से कहा और उसने तेजी से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, थैंक यू नानू, थैंक यू सो मच। ये कहकर बेकी ने उन्हें झटके से गले लगा लिया और वो मुस्कुराने लगे। और नेक्स्ट सीन में हमें बेकी दिखाई जाती है। मिस्टर एडिसन से बात करने के बाद अब उसका माइंड पूरी तरह से क्लियर था। वो अपने खून फ्रीन को देखना चाहती थी, उनसे सॉरी करना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि वो बहुत गिल्टी है और दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। वो दौड़ते हुए मिस्टर टैन के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर टैन, आप मुझे कुनफ्रीन के ऑफिस ले चलेंगे? मिस्टर टैन हैरानी से उसे देखने लगे। कल जो कुछ भी हुआ वो मिस्टर टैन ने भी देखा था। वो सोच ही रहे थे कि बेकी को क्या जवाब दे। फ्रीन यूं तो कुछ नहीं कहता था, पर उसका गुस्सा अनबेरेबल था। वो यही सब सोच रहे थे, तभी दूर खड़े हुए मिस्टर एडिसन ने आंखों से उन्हें हाँ का इशारा किया। वो मुस्कुराए और बेकी को देखकर बोले, जी मिस बेकी, आप तैयार हो जाइए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। मैं तैयार ही हूँ, बेकी ने एक्साइटेड सा कहा, जैसे वो फिर से 8 साल की वो छोटी बेकी बन गई हो जो हर जगह अपने खूनफ्रीन के पीछे पीछे चली जाया करती थी। मिस्टर टैन ने उसे स्माइल पास की और उसके बाद वो जाकर गाड़ी निकालने लगे। सीन मूव होता है कार में। बेकी फ्रीन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रही थी। उससे इंतजार हो ही नहीं पा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली। उसने गाड़ी रुकवाई और जाकर फ्रीन के फेवरेट फ्लावर्स ले लिए। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो सिर्फ वो जानती थी अपने खूनफ्रीन के बारे में। उन फ्लावर्स को देखकर वो मुस्कुराई और सीन मूव होता है एक पास्ट मेमोरी में। फ्रीन बेकी के साथ बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो उसे अपने दोस्तों के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता रही थी, अपनी फेवरेट चीजें, अपने फेवरेट खाने और भी बहुत कुछ। वो मुस्कुराकर बस उसकी बातें सुनता जा रहा था और साथ साथ प्लांट्स लगा रहा था। तभी बेकी ने उससे पूछा, फ्रीन, आपको सबसे ज्यादा कौन से फ्लावर्स पसंद हैं? फ्रीन उसे देखने लगा। मुझे? हाँ, आपको। आप हमेशा मुझसे मेरे बारे में पूछते रहते हैं। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको कौन से फ्लावर्स पसंद हैं। वो बेकी को देखकर मुस्कुरा कर बोला, इसलिए नहीं बताया कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। खैर, मुझे व्हाइट ट्यूलिप्स बहुत पसंद हैं। फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, व्हाइट ट्यूलिप्स? उनमें ऐसा क्या खास है?
बेकी ने पूछा। फ्रीन ने सोचते हुए कहा, पता नहीं, पर मेरी मॉम जब भी नाराज होती थी तो मेरे डैड उन्हें व्हाइट ट्यूलिप्स देते थे। बाद में मुझे पता लगा व्हाइट ट्यूलिप्स का मतलब होता है पीस और हार्मनी, उन दो लोगों के दरमियान जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। जब वो एक दूसरे से नाराज होते हैं तो वो व्हाइट ट्यूलिप्स देते हैं और इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर बेकी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसे देखकर बोली, पर खून फ्रीन, आप तो इतने क्यूट हो, आपसे कोई नाराज कैसे हो सकता है? आपको तो कभी भी इन फ्लावर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। आज बेकी को फ्रीन को मनाने के लिए इन्हीं फ्लावर्स की जरूरत थी। उसने मुस्कुराकर एक बड़ा बुके व्हाइट ट्यूलिप्स का बनवाया और दोबारा गाड़ी में बैठ गई। सीन मूव होता है फ्रीन के ऑफिस में। एक एम्प्लॉय बहुत घबराया हुआ सा अपने डेस्क पर आया। सब लोग आकर उसके करीब खड़े हो गए। क्या हुआ, बॉस का मूड कैसा है? एक लड़की ने पूछा। नॉर्मली तो उनके चेहरे पर बस स्माइल नहीं होती, पर आज तो उनकी आंखों में देखने से भी डर लग रहा है, उसने ये कहा और अपना सर पकड़ लिया। सब लोगों के चेहरे पर एक घबराहट सी थी, पर सेल्स टीम ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमने बहुत सा रेवेन्यू जनरेट किया है, फिर बॉस का मुंह क्यों बना हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? एक लड़की ने पूछा। वो बॉस हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें आकर एक पूरी एक्सप्लेनेशन लिखकर दे दे, उसने मुंह बनाकर कहा। वो लड़की भी मुंह बनाने लगी। मैं तो सोचता हूँ जो लड़की इनके साथ डेट करेगी उसका क्या हाल होगा। इनकी आंखों में देखना कितना मुश्किल है, बात करना या रोमांटिक होना तो बहुत दूर की बात है, उस लड़के ने कहा और सारी लड़कियां हाँ में सर हिलाने लगी। तभी उनकी टीम हेड ने आकर कहा, वो किसी को डेट करे या ना करे, पर अगर तुम लोगों ने अभी काम शुरू नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सब एम्प्लॉय सीधे हुए और अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में मीटिंग रूम की तरफ जाने के लिए फ्रीन, कर्क और नाम एम्प्लॉयज के दरमियान से गुजरे। सब लोग यूं स्ट्रेट होकर बैठ गए जैसे कमांडोज हों और उनके दरमियान से कोई खतरनाक जनरल गुजर रहा हो। आज तक फ्रीन ने कभी किसी एम्प्लॉय को कुछ कहा नहीं था, पर उसकी पर्सनैलिटी में ही एक ऐसा रोब था जो सबको डरा देता था। वो उसके सामने कंफ्यूज हो जाते थे। वो तीनों यूं ही बातें डिस्कस करते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए और सब एम्प्लॉयज ने चैन का सांस लिया। और नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है। मीटिंग रूम में भी बहुत टेंशन था। सेल्स टीम हेड मुस्कुराकर फ्रीन और बाकी मेंबर्स को इस साल हिट हुए गोल्स और टारगेट्स के बारे में बता रही थी। उन्होंने काफी रेवेन्यू जनरेट किया था और सेल्स ग्राफ भी बहुत ऊपर गया था। वो काफी खुश थी और फ्रीन से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की और चेयर पर बैठी तो फ्रीन बस खामोश नजरों के साथ उसे देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने सेल्स टीम हेड को देखकर कहा, आपने बस यही बताया कि हमारी सेल्स कितनी इंप्रूव हुई हैं और हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, पर आपको नहीं लगता कि आपको फ्लॉस के बारे में भी बात करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस पर ज्यादा काम कर सके? कर्क और नाम भी उसे देखने लगे। उनमें से किसी को भी उस रिपोर्ट में कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सच में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। अपनी कॉस्ट से 300 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी फ्रीन खुश नहीं था, उसे फ्लॉस नजर आ रहे थे। ये जानकर सेल्स टीम हेड का भी मुंह बन गया। मिस्टर फ्रीन, जहां तक मैं देख रही हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ्लॉ रह गया है। हम अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आगे जाकर और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। फ्रीन ने उसकी बात सुनी। वो उठकर डाइस पर गया और लैपटॉप से स्लाइड चेंज करके बोला। सब लोग उसी को देख रहे थे। माना कि हम लोगों ने इस दफा 300 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है अपनी एडवर्टाइजमेंट से और हमारा सेल्स का ग्राफ गया है 85% पर। नॉट बैड। फिर उसने स्लाइड को दोबारा बदलते हुए कहा, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे साल में हमने 1.6 बिलियन अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगाया, जिसके बाद 85% हमारी सेल्स गई, सब प्रोडक्ट्स को मिलाकर। अगर हम टैपाकॉन इंडस्ट्री के साथ अपने आप को कंपेयर करें तो उन्होंने इस पूरे साल में 1 बिलियन का बजट लगाया और उनकी सेल्स का ग्राफ गया 84% पर, सिर्फ 1%। तो जहां से मैं देख रहा हूं हमें 60 बिलियन
एडवर्टाइजमेंट पर लॉस हुआ है। ये सुनकर सेल्स टीम हेड दंग रह गई। उसके साथ साथ प्रमोशनल डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट हेड भी फ्रीन को देखने लगी। उसने आकर एडवर्टाइजमेंट हेड से कहा, अगर कहीं पर बजट लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जनरेट नहीं कर पा रहे तो आपको हमें बताना चाहिए था, ताकि हम अपने बजट को कम करते या शिफ्ट करते। उसी बजट में रहकर 85% सेल्स मेरी नज़र में एक लॉस है। आपको एडवर्टाइजमेंट पर काम करना चाहिए। और उसने सेल्स टीम हेड को देखकर कहा, माना ग्राफ बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास आए, कन्वर्जन बहुत कम हुई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप इसका ध्यान रखिएगा। अभी के लिए नाइस वर्क। उसका इतना सब सुनाने के बाद नाइस वर्क, कर्क और नाम एक दूसरे का मुंह देखकर रह गए। फ्रीन मीटिंग रूम से निकला और कर्क और नाम उसके साथ थे। फ्रीन, तुम ठीक हो? आज तुम्हारा मूड जरूरत से ज्यादा खराब लग रहा है, कर्क ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, फ्रीन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। नाम ने पूछा, क्या तुम्हारे और रेबेका के दरमियान फिर से कुछ हुआ? इस बात पर वो रुक गया, मुड़ा और गुस्से से नाम को देखकर बोला, हर चीज उसके बारे में नहीं होती नाम, और फॉर गॉड सेक रेबेका रेबेका, मैं तंग आ गया हूं इस नाम से। उसने नोटिस किया कि कोई पीछे फ्लावर का बुके लिए खड़ी थी और उसकी बात सुनकर रेबेका की आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। वो दोबारा उसकी आंखों में देखकर कमजोर नहीं होना चाहता था। उसे फुली इग्नोर करता हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने भी हार नहीं मानी। कर्क और नाम वहीं खड़े उन दोनों को देख रहे थे। फ्रीन तेजी से गया और अपने कैबिन के अंदर गायब हो गया। बेकी उसके पीछे थी। उसने कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। फ्रीन उसे टोटली इग्नोर करके जा चुका था। वो मुड़ी नहीं, कहीं गई नहीं। वो वहीं पर उसके कैबिन के सामने खड़ी थी। फ्रीन सीने पर बाजू लपेटे उसे यूं खड़ा देखता रहा। उसके हाथ में बुके था। वो सीधी खड़ी, लाल आंखें लिए दरवाजे की तरफ ही देखती जा रही थी, इस बात से अनजान कि एक ऐसा दरवाजा था जहां से फ्रीन बाहर से आने जाने वालों को क्लियरली देख सकता था। बेकी के लिए ये एक नॉर्मल कांच का दरवाजा था, लेकिन फ्रीन उसे बड़ी गहरी नजरों से देखता जा रहा था। बेकी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हुए होंठों के साथ कहा, फ्रीन, आई एम सॉरी। फ्रीन चलता हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के दरमियान एक शीशे की दीवार थी। बेकी उसे नहीं देख सकती थी, पर वो बेकी की लाल होती हुई आंखों को गहराई से देखता जा रहा था। वो गहरी भूरी आंखें जिनमें वो खो जाया करता था, अब लाल होती जा रही थी। उसने हाथ में फ्रीन के फेवरेट व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर्स पकड़ रखे थे। उसके कांपते हुए होंठ फ्रीन का नाम पुकारते जा रहे थे। उसने यूं ही बंद दरवाजे पर अपना माथा टिका दिया। फ्रीन दूसरी तरफ उसे देख रहा था। वो जानता था कि वो गिल्टी है, लेकिन वो दोबारा दर्द महसूस नहीं करना चाहता। किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा किसी लूप में फंस जाए जहां से निकलना उसके लिए पॉसिबल ना हो। वो यूं ही रोते हुए उसके कैबिन के दरवाजे से सर टिकाए खड़ी थी। फ्रीन ने आगे बढ़कर दरवाजे के इस पार से उसके फोरहेड पर एक किस किया। एक अनछुआ सा एहसास बेकी को अपने अंदर महसूस होने लगा। उसने अपना हाथ कैबिन के दरवाजे पर रखा। दूसरी तरफ से फ्रीन ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखें लाल थीं। वो कैबिन के दरवाजे से यूं ही लगी खड़ी थी। फ्रीन इस पार था। उन दोनों के दरमियान एक शीशे की दीवार थी, लेकिन न जाने क्यों बेकी को लग रहा था कि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। एक गर्माहट सी उसे अपने हाथों पर महसूस हो रही थी। क्या था ये? वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी? धीरे धीरे आंसू और तेजी से बहने लगे। आंसू यूं ही गिरते रहे और वो बैठती चली गई। जैसे जैसे वो बैठी, फ्रीन भी उसके साथ दरवाजे के इस पार अपना सिर दरवाजे से टिकाकर बैठ गया। उसके हाथ के
बिल्कुल दूसरी तरफ फ्रीन का हाथ था। फ्रीन का फॉरहेड बिल्कुल उसके फॉरहेड के सामने था। फ्रीन ने अपना सर उठाया उस तरफ। रोती हुई बेकी को देखकर उसने अपनी आंखें बंद की। उसने एक किस उसके फॉरहेड पर किया, फिर एक किस उसकी राइट आई पर और फिर इसी तरह लेफ्ट आई पर किया। फिर उसने अपने होंठ उसकी नोज पर रख दिए। शीशे के इस पार से बेकी एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस कर रही थी। लग रहा था जैसे उन दोनों के दरमियान ये शीशे की दीवार हो ही ना। अगर थी भी तो शायद उनके दिल की धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। बेकी यूं ही बैठी आंखें बंद किए फ्रीन को महसूस करने लगी। जब फ्रीन के होंठ बेकी के होंठों पर आकर ठहर गए, ये कुछ ऐसा था जो अनएक्सप्लेनेबल था, कुछ ऐसा जो बेकी खुद को भी नहीं समझा पा रही थी। एक अजीब सा अट्रैक्शन। उसके दिल की धड़कनें थी कि काबू में आ ही नहीं रही थी। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही। तभी कर्क और नाम चलते हुए कैबिन के दरवाजे के पास आए और वो उन्हें देखकर खड़ी हो गई। अपनी तरफ चलकर आते हुए उन दो लोगों को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो अपने खुनफ्रीन के ऑफिस में एक गॉसिप नहीं बनना चाहती थी। तभी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। हाय, हेलो। दूसरी तरफ से दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मेरा नाम रेबेका है, रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं खुनफ्रीन की कज़न हूँ, बेकी ने कहा। हाय रेबेका, कर्क ने कहा। मैं कर्क हूँ, फ्रीन का बेस्ट फ्रेंड। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, नाम ने उसे मारते हुए उसकी बात काट दी। आ तुम नहीं, मैं हूँ फ्रीन की बेस्ट फ्रेंड। तुम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड हो। नाम बड़े कॉन्फिडेंस से बेकी को देखकर कह रही थी। अचानक ही बेकी की आंखों में उसके लिए एक अजीब सी नापसंदीदगी आ गई। उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी जो उसके खुनफ्रीन पर हक जता रही थी। कह रही थी कि खुनफ्रीन उससे सबसे ज्यादा क्लोज हैं। नाम उसे आगे बताने लगी। मैं सिर्फ फ्रीन की बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मतलब उसकी हर अच्छी आदत, हर बुरी आदत, उसका गुस्सा, हर चीज को हैंडल कर लेती हूँ मैं, वो ब्रैग करते हुए कह रही थी। बेकी ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा, ओह, तो लगता है आप खुनफ्रीन के बहुत ज्यादा ही क्लोज हैं। ये सुनकर फ्रीन के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बेकी का फूला हुआ मुंह देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी नाम ने कहा, क्लोज बहुत छोटा लफ्ज है, हम तो बडीज हैं, बडीज। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई एडवाइस चाहिए होती है, जब भी कोई गड़बड़ कर देता है, हमेशा भाग कर आता है और पूछता है, नाम अब क्या करूं, और मुझे उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। वो ब्रैग करते हुए कह रही थी, बिना बेकी के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दिए, जिसका मूड अब बहुत खराब लग रहा था। उसका बस चलता तो अपनी आंखों से शोले निकालकर नाम को यहीं पर जला देती। वो उसके खुनफ्रीन के लिए ऐसे कैसे बात कर सकती थी? वो फ्रीन था, सिर्फ उसका खुनफ्रीन, तो फिर ये उससे इतनी क्लोज कैसे हो सकती है? अभी भी वो 8 साल की वही बेकी लग रही थी जो अपने खुनफ्रीन के पास किसी और को आने नहीं देती थी। फ्रीन उसके चेहरे को देखकर बस मुस्कुराता जा रहा था। वो नाम से जेलस हो रही थी। और सीन मूव होता है पास्ट में। खुनफ्रीन चलिए बैडमिंटन खेलते हैं। वो हाथ में बैडमिंटन लिए दौड़ती हुई जब बैडमिंटन कोर्ट पहुंची तो वहां पर उसने फ्रीन को एक दूसरी लड़की के साथ मुस्कुराकर बातें करते हुए बैडमिंटन खेलते देखा। ये लड़की फ्रीन की क्लासमेट थी। किसी प्रोजेक्ट के लिए उनके घर आई थी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब उसने यहाँ इतना बड़ा बैडमिंटन कोर्ट देखा तो उसने फ्रीन से अपने साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट की, जो फ्रीन ने एक्सेप्ट कर ली। वो दोनों मुस्कुराकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। फ्रीन उसे स्माइल पास कर रहा था। ये देखकर बेकी को गुस्सा आ गया। उसने मुस्कुराकर बेकी को देखा। अरे प्रिंसेस, तुम्हें बैडमिंटन खेलना है? चलो तुम भी आ जाओ, हम सब मिलकर खेलते हैं।
फ्रीन ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा। बेकी की आंखें अब लाल हो गई थी। नहीं, मुझे नहीं खेलना, उसने चिढ़कर कहा। फ्रीन हैरानी से उसे देखने लगा। आप जिसके साथ खेल रहे हैं, अब हमेशा उसी के साथ खेलिए। ये कहकर उसने बैडमिंटन हाथ से नीचे फेंक दिया और दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ्रीन हैरानी से उसे देखता रहा, फिर अपनी क्लासमेट से एक्सक्यूज करके बेकी को मनाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। वो अपना कमरा बंद करके बैठी थी। फ्रीन उसके दरवाजे पर नॉक करने लगा। बेकी, 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 आई एम सॉरी, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? वो नॉक करते हुए कह रहा था। बेकी ने चिल्लाकर कहा, मुझे लगा था कि आप सिर्फ मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ हंसते हैं और मेरे साथ ही बातें करते हैं। वो रोते रोते कह रही थी। फ्रीन ठहर गया। क्या? उसे समझ नहीं आई। बेकी ने दरवाजा खोला। उसकी रोई सी आंखें, उसकी लाल होती हुई नाक कितनी क्यूट लग रही थी। फ्रीन उसके पास बैठ गया और उसके बाल सहलाकर बोला, तुम्हें कोई बात बुरी लग गई है क्या? फ्रीन ने पूछा। हाँ, मुझे लगी, मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। मुझे लगा था आप सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप किसी और को देख के स्माइल नहीं करते, ना ही किसी और के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। मैं आपकी सिंगल गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? फ्रीन हंसने लगा। इस वक्त में बेकी को गर्लफ्रेंड वर्ड का मतलब नहीं पता था, पर वो ये जानती थी कि फ्रीन की जिंदगी में सिर्फ एक वही है जो उसे ऑर्डर दे सकती है, अपने साथ खेलने पर मजबूर कर सकती है, उससे जो चाहे वो रिक्वेस्ट कर सकती है। और फ्रीन उसके अलावा किसी और का दोस्त नहीं, किसी और से बातें नहीं कर सकता, किसी और को स्माइल पास नहीं कर सकता। वो उसे देखकर हंसने लगा। बेकी को गुस्सा आ गया। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? ठीक है, आज से मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। जाइए, जाकर उसी के साथ खेलिए। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने वाली थी जब फ्रीन ने दरवाजा खोल कर कहा, अरे अरे, नहीं नहीं। ओके प्रिंसेस, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, उसने कान पकड़कर कहा। बेकी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी से फ्रीन के हाथ पकड़ लिए जो उसके कानों पर थे। आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, बेकी ने कहा। और फिर वो और फ्रीन मुस्कुराने लगे। उस छोटी उम्र में भी वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसके खून फ्रीन किसी और से बातें करे, किसी और को देखकर मुस्कुराए या किसी और के क्लोज हो जाए। वो सिर्फ बेकी के क्लोज हो सकते थे। वक्त गुजर गया। दोनों के दरमियान एक लंबा फासला आ गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बेकी फ्रीन पर वैसा ही हक महसूस करती थी जैसा वो बचपन में करती थी। उसके खून फ्रीन उसके अलावा किसी और से बातें नहीं कर सकते थे, और ये फाइनल था। नाम यूं ही बोलते जा रही थी। कर्क ने उसे इशारा किया। वो बेकी का चेहरा देखने लगी और फिर मुस्कुराने लगी। ये उन दोनों का एक प्लान था। वो बस ये जानना चाहते थे कि अगर बेकी को पता लगे कि कोई लड़की फ्रीन के इतने क्लोज है तो क्या उसे कुछ फील होगा। और जवाब उसकी आंखों में था। शायद वो अभी इस बात को समझ नहीं सकती थी, उसके लिए वक्त लगता, लेकिन वो दोनों देख रहे थे कि उसकी आंखों में फ्रीन के लिए कितना पोसेशन था, कितनी पॉजेसिव थी वो उसको लेकर। उसे और तंग ना करते हुए नाम ने मुस्कुराकर कर्क का बाजू पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक कह रही हूं ना हबी? हबी? ये वर्ड सुनते ही बेकी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आप दोनों मैरिड हैं? नाम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैरिड हैं कई सालों से। हम तीनों, मैं, फ्रीन और कर्क, कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स हैं, और कॉलेज खत्म होने के बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली थी। सिर्फ शादी नहीं की, हमारा एक बेटा भी है, कर्क ने कहा। यह सुनने की देर थी कि बेकी आगे बढ़ी और टाइटली नाम को हक कर लिया। वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखें चमकने लगी थीं। फ्रीन उसे यूं देखकर मुस्कुराता जा रहा था। ये लड़की तो अभी भी बिल्कुल बच्ची है, उसने दिल में सोचा। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पीनाम, खून कर्क। ये सुनकर नाम और कर्क मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। बेकी के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर उन्हें बहुत मजा आया। तभी उसने थोड़ा सा फ्रीन को भी छेड़ने का फैसला किया, जो दरवाजे के उस पार उन लोगों की बातें सुन सकता था।
तुम्हें तो मैं देखकर पहली बार में ही पहचान गई थी। फ्रीन तुम्हारे बारे में इतनी बातें, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, फ्रीन ने झटके से अपने कैबिन का दरवाजा खोला और नाम को देखकर कहा, नाम कर, मुझे अभी के अभी पिछले 5 साल के सेल्स रिकॉर्ड चाहिए। क्या? अभी पर क्यों? वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। और अभी अभी तो हमने सेल्स टीम के साथ मीटिंग की है, पुराने रिकॉर्ड्स का क्या करोगे? कर्क ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी ये बहुत अर्जेंट है, तो तुम लोग चलो अंदर। उसने ये कहा बेकी को टोटली इग्नोर करते हुए। फ्रीन, बेकी ने उसे टूटी सी आवाज में पुकारा, जो उसे इग्नोर किए खड़ा था। उसने बेकी को एक नजर देखकर कहा, अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में, शाम में बात करेंगे। ये कहकर वो दोबारा कैबिन में जाना चाह रहा था। बेकी ने दोबारा से पुकारा, पर फ्रीन, बेकी। उसने बेकी को थोड़ा घूर कर देखा। बेकी का दिल टूट गया। उसने जो फ्लावर्स फ्रीन के लिए अपने हाथों में पकड़ रखे थे, वो उसने फ्रीन की तरफ बढ़ाए। ये मैं आपके लिए लाई थी, उसने कहा। थैंक यू सो मच। नाम, ये कलेक्ट करके जरा अंदर आना। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। बेकी का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए। फ्रीन उसे पूरी तरह इग्नोर करके चले गए। क्या वो इतने नाराज थे कि आज ये फ्लावर्स भी कोई काम नहीं कर सके? उसे बहुत बुरा लग रहा था। दिल डूबता जा रहा था। उसे फिर से रोना आ रहा था। पर अब वो पुरानी बच्ची नहीं जो फ्रीन के सामने रोए। वो एक डॉक्टर है, एक न्यूरोसर्जन है, और उससे भी बढ़कर वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है। वो किसी के सामने नहीं रोती। ठीक है, अगर आप इतने बिजी हैं तो कैरी ऑन, फिर कभी बात कर लेंगे। नाम, ये आप रख लीजिए। ये कहती हुई वो बुके नाम को पकड़ाकर बाहर निकल गई। नाम और कर्क एक दूसरे को देखने लगे। ये फ्रीन ने क्या किया? उन दोनों का दिल चाह रहा था कि ये बुके उठाकर फ्रीन के सर पर तब तक मारे जब तक उसे अपनी गलती समझ ना आ जाए, और वो दोनों उसके पीछे कैबिन में चले गए। ये कौन सा तरीका है अपनी कजिन से बात करने का? नाम ने आते ही कहा। नाम, इस बारे में मेरा बात करने का कोई मूड नहीं है, कोई और बात करें। फ्रीन ने बात खत्म करते हुए कहा। नाम कुछ कहना चाहती थी जब कर्क ने नरमी से उसका हाथ थामकर उसे रोक दिया। वो दोनों बेकी के लाए हुए फ्लावर्स उसके टेबल पर रखकर वहां से चले गए, और वो यूं ही मुंह मोड़े खुद पर गुस्सा किए खड़ा था कि उसने बेकी को दुख दिया, उसे इग्नोर किया। लेकिन अभी कल ही तो उसने खुद से वादा किया था कि वो बेकी को दोबारा अपनी कमजोरी नहीं बनाएगा, और उसे इस वादे पर डटे रहना था। और सीन मूव होता है चंकीमा मेंशन में। फ्रीन से बात करके जब वो घर वापस आई तो उसने गार्डन में बैठे नॉब को देखा। उसे लगा कि नॉब से बात करके उसका मूड बेटर हो जाएगा। वो नॉब के पास जाकर बैठ गई। हाय नॉब, कैसे हो? उसने मुस्कुराकर कहा। नॉब ने उसे देखकर मुंह बना लिया और उठकर दूसरी तरफ चलने लगा। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? ये कहकर बेकी उसके पीछे चलने लगी। वो उसे इग्नोर करता आगे की तरफ जा रहा था। लीव मी अलोन बेकी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नॉब ने कहा। बेकी हैरान हो गई। पर मैंने क्या किया? क्या किया? ये सुनकर नॉब को गुस्सा आ गया। वो मुड़कर बेकी को देखने लगा। तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातों से फ्रीन को कितना गुस्सा आया, कितना परेशान हो गए वो। अपनी गलती तुम्हें खुद नहीं पता? एक तो सब घर वालों को चकमा देकर अकेली निकल गई। फ्रीन कितने परेशान थे, तुम्हें पता है? कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां उन्होंने तुम्हें ढूंढा ना हो। पागल हो रहे थे जब तक पता नहीं लगा कि तुम कहाँ हो, और जब पता लगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और तुमने उल्टा उन्हीं को सुना दिया अपनी गलती मानने की बजाय। नॉब उसे डांट रहा था। ऐसी डांट तो उसे फ्रीन और दादाजी ने भी नहीं खिलाई जैसी वो खिला रहा था। उसका भाई उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और बेकी ने उसे हर्ट किया था। आई डिडंट मीन दैट नॉब, बेकी ने कहा, और नॉब उसे देखने लगा। तुमने जो भी कहा या जो भी किया, मुझे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि भाई इतना परेशान है
इतना नाराज है तुमसे, भाई तुम्हारी बातों से इतना हर्ट हुआ कि आज वो घर नहीं आ रहा। उसने कहा है कि आज वो फार्म हाउस पर रुकेगा। फार्म हाउस पर? बेकी उसे देखने लगी। नोप ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, फार्म हाउस पर। वो फार्म हाउस जो उसके पेरेंट्स का है। भाई वहां पर सिर्फ तभी जाते हैं जब वो बहुत परेशान होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, और तुमने उन्हें बहुत दुखी किया है। ये बात सुनकर बेकी को समझ आया कि फ्रीन इस दफा सिर्फ फ्लावर्स से मारने वाला नहीं, वो उससे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। ये सोचकर ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। नौप उसे यूं देखकर ठहर गया। अच्छा, अब रोना तो बंद करो, ऐसे बच्चों की तरह क्या रो रही हो? नौप ने कहा। ये सुनकर वो और जोर से रोने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाता है, मुझे पता है। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। नौप ने ये कहा और करीब आकर उसके आंसू साफ किए और उसे गले लगाकर कंसोल करने लगा। इट्स ओके, हो जाता है बेकी, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था। उसने नौप को हक बैक किया और फूट फूट कर रोकर बोली, अब वो मुझसे नफरत करते हैं नौप। मैंने उन्हें फ्लावर्स दिए, उन्हें जाकर सॉरी बोला, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो मुझे बस इग्नोर करके चले गए। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं उनसे अपोलोजाइज कर रही हूँ, पर वो मुझे माफ नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? ये कहकर वो रो रही थी। नौप उसे दिलासा देने लगा। इट्स ओके बेकी, इट्स ओके, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो यूं ही उसकी पीठ सहलाता रहा और वो उसके कंधे पर सर रखकर अपने दिल का बोझ हल्का करती रही। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई नो शायद आपको लगेगा कि एपिसोड थोड़ा छोटा है, पर मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। मतलब आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट वीक से द एयर सीरीज रिलीज हो रही है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। और द वॉटर का लास्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत पसंद आया। ओंगफा और शार्लेट दोनों की कपल बहुत अच्छी है, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनके एक्सप्रेशंस बहुत नेचुरल होते हैं और मैंने इसे रिवाइंड कर करके देखा था। बट मुझे जहाँ पर ये लैक लगा वो ये कि यार कजन्स हैं तो उनके दरमियान और जो भाभी है उनके दरमियान थोड़ी प्लेफुलनेस होनी चाहिए। लाइक हमने द अर्थ में देखा था कि जो सारे भाई थे मतलब लोम, फाए, ओंगफा, इन लोगों की रोज के साथ थोड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, पर यहाँ पर ये मिसिंग लगा मुझे। ना पी डिन की कोई कॉन्वर्सेशन हुई लड़ा के साथ, फाय की भी बस हाय हेलो थी, लॉम की भी बस हाय हेलो थी। आई मीन लॉम का थोड़ा सा सीन था पर वो उतना इंडल्जिंग नहीं लगा मुझे। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? एनीवेज जैसा भी था बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, बिकॉज आई लव देम ऑल। सो स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।